अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज़। 35,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों की शहादत, हज़ारों के ज़ख्मी होने, सैकड़ों के माजूर कर देने, दर्जनों ख़वातीन का सुहाग उजाड़ने, लातादाद बच्चों से वालिदैन का साया छीनने और हज़ारों घर मलिया कर देने, निज़ाम ज़िंदगी खाक में मिल जाने और हज़ारों टन बारूद बरसाने के बाद आलमी अदालत इंसाफ में इंसाफ का बोलबाला हो गया। आलमी अदालत इंसाफ ने जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर इसराइल के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुना दिया है, जिसमें कहा गया है कि रफ़ा में जारी फ़ौजी ऑपरेशन बंद किया जाए, मिस्र के साथ राहदारी को इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए, गज़ा में हक़ाइक़ की जाँच पड़ताल के लिए तफ्तीशकारों को मुकम्मल और आज़ादाना रसाई फराहम की जाए और 1 माह के अंदर अंदर इन तमाम अहकामात पर अमल दरामद करके अदालत को आगाह किया जाए। 15 में से 13 जजेस ने इस फैसले की हिमायत की है, जबकि 2 जजेस ने मुखालफत भी की है। आलमी अदालत के पैनल में 14 मुस्तकिल जजेस के अलावा इसराइल की जानिब से फ़रीक के तौर पर एक इजाफी एडहॉक जज शामिल थे। आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से अपने फैसले में कहा गया है कि रफ़ा में सूरत हाल अबतर हो चुकी है। 8 लाख से ज़ायद लोग बेघर हो चुके हैं। इसराइल की जानिब से अवाम की हिफाजत और इंसानी इमदाद की रसाई के दावे बेबुनियाद हैं। इसलिए अदालत ये फैसला सुनाती है कि इसराइल फौरी तौर पर न सिर्फ अपनी कार्रवाई को रोके बल्कि रफ़ा से अपनी फ़ौज को वापस बुलाए। दरख्वास्त गुजार जनूबी अफ्रीका, फ़लस्तीनी अथॉरिटी और हमास ने आलमी अदालत इंसाफ के फ़ैसले का खैर मकदम किया है। हमास की जानिब से मुतालबा किया गया है कि अदालत सिर्फ रफ़ा नहीं बल्कि गज़ा भर में इजरायली कार्रवाइयाँ रोकने का हुक्म दे और सलामती काउंसिल अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद करवाए। इसराइल ने फैसले को मुस्तरद करते हुए कहा है कि जंग उस वक्त तक नहीं रोकी जाएगी जब तक तमाम यरगमालियों को वापस नहीं लाया जाता। जंग बंदी का मुतालबा वो कर रहे हैं जो इसराइल के वजूद का खात्मा चाहते हैं। जनूबी अफ्रीका ने जारहियत और फ़लस्तीन की नस्ल कुशी के ख़िलाफ़ गुज़िश्ता बरस दिसंबर में आलमी अदालत इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाया था, जबकि रवा माह 10 मई को अदालत से अपील की गई थी कि इसराइल को रफ़ा में फ़ौजी ऑपरेशन से रोका जाए और इसराइली फ़ोर्सेस को गज़ा से निकलने का हुक्म दिया जाए। गुज़िश्ता बरस यानी 7 अक्टूबर से जारी इसराइली फ़ौज के वहशियाना हमलों में अब तक 35,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, 75,000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। आलमी अदालत इंसाफ के पास रियासतों के दरमियान तनाज़ात पर हुक्म सादिर करने का इख्तियार और रियासतें उसकी तामील की पाबंद हैं, लेकिन इसके पास अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाने की ताकत नहीं है। लेकिन इस फैसले के बाद इसराइल पर इखलाक़ी दबाव आएगा और दीगर ममालिक इसकी मदद से भी हिचकिचाएंगे। इसराइल मौक़िफ़ के सामने अब दुनिया भी खड़ी होती नज़र आ रही है। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। नॉर्वे और स्पेन का कहना है कि वो 28 मई तक फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर, आयरलैंड जल्द इसका ऐलान कर देगा। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा के 193 में से 182 ममालिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं। उम्मीद है कि एक दिन फ़लस्तीनी अवाम की कुर्बानियाँ रंग लाएंगी और फ़लस्तीन न सिर्फ आज़ाद होगा बल्कि अमन का गहवारा भी बनेगा और दुनिया भर से मुसलमान अपने क़िबला अव्वल में आज़ादी और आसानी के साथ सरबसजूद हो सकेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। प्रोग्राम में इस वक्त पाकिस्तान में इस वक्त मौसम के साथ साथ सियासी और इंतज़ामी माहौल शदीद गर्म चल रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज मुग़वी शायर अहमद फ़रहाद बाजियाबी केस की समाअत हुई है, जिसका तहरीरी हुक्मनामा अब से बल्कि कुछ देर पहले जारी हो गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 8 सफ़हात पर मुश्तमिल ये तहरीरी हुक्मनामा उर्दू में जारी किया है, जिसके मुताबिक अदालत ने सेक्टर कमांडर ISI और MI, डायरेक्टर IB और दाखिला और दिफा के सेक्रेटरीज को 29 मई को तलब किया है। हुक्मनामे के मुताबिक अदालत ने वज़ीर क़ानून और सेक्रेटरी क़ानून को बतौर अदालती मावन बुलाया है। हुक्मनामे में मिसिंग पर्सनस के तमाम केसेस बराह रास्त नशर करने का हुक्म भी जारी किया गया है। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि IG और SSP पुलिस ने अदालत को तहक़ीक़ात में पेशरफ़ से आगाह किया है। पुलिस हुक्काम ने बताया है कि मुग़वी की लोकेशन ट्रेस कर ली गई है, वो जल्द ही मुतल्लक़ा जगह और लोगों तक पहुँच जाएगी। दूसरी तरफ आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने पंजाब जुडिशल अकेडमी में खिताब करते हुए कहा है कि जजेस किसी की बी टीम नहीं है, किसी से लड़ाई नहीं चाहते, तहम अदलिया का एहतराम न करने वाला कोई तवक्को न रखे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मज़ीद कहा कि ये अदालती निज़ाम किसी ताकतवर के लिए नहीं बना बल्कि इंसाफ के लिए कायम किया गया है।
सियासी गर्मा गर्मी की तो अगर हम बात करते हैं नाज़रीन, यहाँ पर तो खैबर पख्तूनख्वा में PTI हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है। इस तनाव में मुल्क की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा ने वफाक से पहले ही अपना बजट पेश कर दिया है। सूबाई बजट में सरकारी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाहों और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम ने बताया कि कुल महसूलात 1754 अरब रुपए जबकि कुल अखराजात 1656 अरब रुपए हैं। यूं बजट 100 अरब रुपए सरप्लस है। इधर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ और वफाकी इंतज़ामिया के दरमियान जो मामलात हैं वो अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद के सेक्टर G84 में तहरीक इंसाफ का मरकज़ी दफ्तर बिल्डिंग बायलॉज की खिलाफ वर्जी पर सील कर दिया गया है। CDA का कहना है कि कमर्शियल प्लॉट पर बिल्डिंग बायलॉज की खिलाफ वर्जी करते हुए इजाफी मंजिल तामीर की गई थी। इस दौरान मज़ामत करने पर PTI के कई कारकुनों के खिलाफ दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने CDA के ऑपरेशन को गैर कानूनी करार देते हुए अदालत से रुजू करने का ऐलान कर दिया है। इस सारे मामले पर बात कर प्रोग्राम में आज मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब। सबसे पहले तो सर मैं ज़रा जो शायर फ़राद अहमद की बाजियाबी केस के हवाले से जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना फ़ैसला दिया है उस पर मैं बात करना चाहूँगी। अब बुलाया गया है कमांडर ISI सेक्टर कमांडर को, MI को, डायरेक्टर IB को 29 मई को तलब किया गया है और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो मिसिंग पर्सनस के हवाले से तमाम केसेस को कह रहे हैं कि बराह रास्त नशर किए जाएं, जो भी वहाँ पर समातें होंगी उसका हुक्म दिया गया है। माजी में हमने देखा है इस तरह के जो भी फैसले होते थे तहरीक इंसाफ इन फैसलों के अगेंस्ट नज़र आती थी और इस वक्त आप लोग इन तमाम फैसलों के साथ खड़े हुए हैं। पिछले दौर में आपके दौर में आपका मौक़िफ़ बिल्कुल तब्दील होता था। सर ऐसा तो नहीं होगा कि आने वाले वक्त में अगर कभी इक़्तिदार में आते हैं तो फिर आपका मौक़िफ़ वही हो जो इक़्तिदार में हुआ करता था? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। देखिए हम सब पाकिस्तानी हैं, कोई किसी से ना बड़ा है ना छोटा है। हर शख्स की अपनी अपनी डोमेन है, अपनी ड्यूटी करते हैं और जब सब मिलके अपनी अपनी ड्यूटी सही करते हैं तो उससे एक मजबूत पाकिस्तान बनता है। डिफेंस फोर्सेस मुल्क की दिफा की जिम्मेदारी पूरी करते हैं बॉर्डर्स पे। इंटेलिजेंस एजेंसीज अंदर दुश्मन के सांप और बिच्छू जो हैं उनको कुचलते हैं, इंटेलिजेंस गैदरिंग करते हैं, सीक्रेट सर्विसिंग करते हैं, अदलिया इंसाफ देती है और मुक़न्नना इंतज़ामिया जो है वो कानून साजी और मुल्क चलाते हैं और बाकी आप सब जर्नलिस्ट सबका एक रोल है। मसला वहाँ पैदा होता है जब अपनी डोमेन से कोई निकलता है। अगर अदालत आइन के मुताबिक किसी को भी बुलाती है तो अदालत जाने से किसी की इज्जत जो है वो कम नहीं होती और मैं समझता हूँ कि अदालत में पेश होने से आपकी इज्जत बढ़ती है। जब मुल्क के वज़राए आज़म पेश हुए हैं माजी में, बड़े बड़े लीडर्स पेश हुए हैं, तो अगर अदालत बुलाते हैं दिफा के इदारों के कुछ अफसरान को तो मेरे ख्याल में उनको आना चाहिए और वहाँ उनसे जो भी सवाल होगा वो देंगे जवाब। किसी की मेरा नहीं ख्याल किसी की किसी ज़ातियात है और इससे तो मुल्क मजबूत होता है एहतसाब से या अकाउंटेबिलिटी से। हाँ, किसी की ज़ाती तस्दीक नहीं होनी चाहिए, किसी की ज़ात को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी उस लेवल पे जो है जहाँ ये काम होते हैं इतने टॉप लेवल पे जब इतनी बड़ी अदालत बैठती है वहाँ ज़ातियात नहीं टच होती, वहाँ आईनी मसाइल और मुल्की मामलात ही एक इज्जत के पैराए में मेरे ख्याल में वो डिस्कस होते हैं, होने भी चाहिए। बिल्कुल ठीक। अली भाई ये बताइए कि कल रात PTI के सेक्रेटेरिएट पर ऑपरेशन हुआ है, आप लोग इसको गैर कानूनी ऑपरेशन कह रहे हैं, CDA कह रहा है कि ये बिल्कुल कानूनी कार्रवाई हुई है, कानूनी एक्शन हुआ है, हुकूमत का भी यही मौक़िफ़ है। CDA ने आपको 4 नोटिस भेजे और उसके बाद कार्रवाई की गई। एक तो इस बात का जवाब दीजिएगा, साथ में ये भी कि जो ओनरशिप है सरताज अली साहब के नाम से आ रही है सामने, कौन है ये सरताज अली? देखिए नोटिस आज बैरिस्टर गौहर साहब मौजूद थे कोर्ट कमेटी मीटिंग में और उन्होंने खुद इस बात का इजहार किया कि नोटिस जो हैं हमारे ऑफिस को रिसीव ही नहीं हुए, बल्कि ये जो शख्स जिनका आपने नाम लिया मैं तो ज़ाती तौर पे नहीं जानता, लेकिन उनसे ये जगह 2020 में मेरे ख्याल में परचेज हो चुकी भी थी। तो CDA वाले जो हमारे मेहरबान दोस्त हैं
वो शायद पुराने मालिक कोई नोटिस भेजते रहे। तो उनको ये तो चेक कर लेना चाहिए था कि ओनरशिप चेंज हो चुकी है, जिसकी डॉक्यूमेंट्स हमारी सेंट्रल ऑफिस ने बाकायदा पेश किए मीडिया के सामने। तो नोटिस जो है वो रिसीव नहीं हुए। और बाकी एनक्रोचमेंट्स का जहां तक ताल्लुक है, हम क्यों एनक्रोच करेंगे। तीसरी बात यह है कि प्रॉपर बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग का तो इशू ही नहीं है। बिल्डिंग तहरीक इंसाफ की मलकियत है, उसका तो इशू ही नहीं है। और अगर आपने एनक्रोचमेंट्स पे जाना है तो उसमें एक बात मैं अलबत्ता करूंगा, मैं किसी गलत अमल को तो डिफेंड नहीं करता, हमारी इंक्रोचमेंट्स वहां पे नहीं है। अगर कोई गलत चीज होगी तो उसको भी ठीक करने के जायज तरीके हैं, उसको भी दिन में आप आ सकते हैं, आप प्रॉपर नोटिस दे सकते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही एक ऑफिस इनको नजर आया? यहाँ तो बड़ी बड़ी जगह हैं जिनके इंक्रोचमेंट्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं। अब मैं एक रोड का नाम लूंगा तो हो सकता है आपके प्रोग्राम में बीप आ जाए। तो क्या हो गया था अचानक रात के अंधेरे में तहरीक इंसाफ में बुलडोजर चला दिए? इनका क्या ख्याल था? उनका नजरिया सेंट्रल ऑफिस की बिल्डिंग की ईंटों में है, मुझे वो यहाँ इसकी सीनों में ओनरशिप है। के बारे में तो बता दें, किसके नाम पर है ये जगह? देखिए, डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मलकियत है, जो 2020 में चेंज हो चुकी है। तो उनको अगर नोटिस भेजने थे तो वो तहरीक इंसाफ को भेजने चाहिए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस पे जो हमारे चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौर हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं उमर यूब खान हैं, यारूफ हसन साहब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हैं, किससे इन्होंने इसकी वसूली करवाई है? कोई वसूली के कोई कागज हैं या अपने दफ्तर के अंदर ही रात के अंधेरे में? मुझे एक बात बताएं, हो क्या गया था जो कल रात के अंधेरे में इतने सारे बुलडोजर, पत्नी कितने 100 पुलिस भेजे? क्या ये ऑफिस कहीं भाग रहा था? और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा बाकी सारे ऑफिस की सब इंक्रोचमेंट, सब बड़ी बड़ी बिल्डिंग, सब कुछ ठीक हो गया था, एक तहरीक इंसाफ का ऑफिस रह गया था? मतलब यह है कि दाल में कुछ काला है इनकी नीयत में, वरना रात के अंधेरे में इस तरह ना आते, दिन की रोशनी में आते। अली भाई, जिन तामीरात को सीडीए ने गिराया सर, ये तामीर कब हुई थी? एक तो ये बता दीजिए। दूसरा कि इनमें कुछ चीजें तो ऐसी थी जो चार दीवारी के दफ्तर की चार दीवारी से बाहर थी, उनको कैसे जस्टिफाई करेंगे? ये मौका तो क्योंकि आपने खुद दिया ना सीडीए को। पिटिशन की है और फिर वाले इंशाल्लाह अदालत में हमारा पूरा मौक़िफ़ आ जाएगा और बाकायदा डैमेजेस सूट भी हमारी जमात जो है सीडीए पे करने जा रही है। ये कोई तरीका नहीं है कि रात के अंधेरे में इस तरह से बुलडोजर भेज दें। ये कोई खुदा न खास्ता पाकिस्तान के किसी फार फ्लंग एरिया में नहीं है, दारुल खिलाफा है और मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, जो चंद साल पहले तक पूरे मुल्क में जिसकी हुकूमत थी। इसका मतलब है कि जड़ों में तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की जड़ों तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान की चारों सूबों में उसके पीछे अवाम की बहुत बड़ी ताकत मौजूद है। तो इतनी बड़ी जमात के सेंट्रल ऑफिस पे इस तरह से धावा बोलना, ये कहाँ की इंसानियत है? अगर आप सियासी जमातों के ऑफिस के साथ ये करेंगे तो फिर आप रास्ता खोलते हैं उन लोगों के लिए जो सियासत नहीं करते, जो गलत लोग हैं, जो मुल्क में नहीं करते हैं, उनके ऑफिस तो सारे खुले हुए हैं। तहरीक इंसाफ का ऑफिस आपको नजर आता है। सर थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। आपकी पार्टी के मरकजी सदर हैं परवेज इलाही साहब, इनको रिहाई मिल गई है। टाइमिंग ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि माजी में मुक़्तदरा के साथ अच्छे ताल्लुकात, अच्छे मरासिम रहे हैं परवेज इलाही साहब के। यहाँ तक कि उन्होंने पीडीएम के बजाय आपकी पार्टी को चूज़ भी किया था तो जनरल बाजवा के कहने पर ही किया था। इस वक्त कुछ कर सकते हैं? परवेज इलाही साहब सीनियर सियासतदान हैं। मेरे ख्याल में आप समेत किसी को भी ये तवक्को नहीं थी, मुझे भी, कि परवेज साहब उम्र के इस हिस्से में, जब वो 70 साल से उनकी उम्र ज़्यादा है और वो बीमार भी रहते हैं, वो इतनी तवील सोबत जेल की बर्दाश्त कर पाएंगे? मेरे ख्याल में परवेज इलाही साहब ने अपनी हिम्मत और हौसले से सबको हैरान किया है। और सदर हैं तहरीक इंसाफ के, लेकिन ज़ाहिर ज़ईफ़ुल उम्र भी हैं। कुछ दिनों में आप उनको एक्टिव भी देखेंगी और इंशाल्लाह उनके आने से तहरीक इंसाफ को पंजाब में, बिलखुसूस लाहौर में, पंजाब में बहुत तक़वियत मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। आप पीटीआई ने अपने तमाम जितने भी रुपोश रहनुमा हैं उनको इस वक्त सामने आने का हुक्म दिया है। इसकी कोई ख़ास वजह है? टाइमिंग ये इम्पोर्टेंट है बड़ी, क्योंकि इससे पहले हमाद अज़हर साहब सामने आए तो उसके बाद उनको पेशावर जाना पड़ गया। बाकी कैसे आएंगे सामने? खान साहब के साथ परसों मुलाकात थी मेरी, कुछ वकला भी थे, केस के दौरान मिले। तो खान साहब ने असलम इकबाल भाई और हमाद को उन्होंने हुक्म दिया है कि वो अब निकलें, क्योंकि परवेज इलाही साहब भी बाहर आए हैं और वो भी निकलें ताकि तहरीक इंसाफ पंजाब में थोड़ी तगड़ी हो। और अगर प्रोटेस्ट की तरफ और मार्चेस की तरफ, जलसों की तरफ, जुलूसों की तरफ अगर जाना हो तो वो ग्राउंड पे हो और
जाहिर है वो फेस करेंगे, जो उन पे चार्जेस हैं अदालत में इंशाल्लाह फेस करेंगे। तो खान साहब के हुक्म पे असलम इकबाल साहब और हमाद जो हैं वो आए हैं। और मुस्कुराने वाली बात यह है कि हमाद की एक ट्वीट आज मेरी नज़र से गुजरी। हमाद का एक बहुत खूबसूरत पालतू जो है वो कुत्ता है, उसको सुना है छापे में उनके घर से, जो उनके वालिदैन को भी तंग किया, बुजुर्ग वालिदैन को, और उनकी ट्वीट के मुताबिक उनका कुत्ता कुछ चुरा के पुलिस वाले ले गए हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये आपके किसी काम का नहीं है, ये वफादार है और हमाद के वफादार है, तो उसको आप वापस करें, कम से कम ये तो ना करें। सही। अच्छा, ये मुझे बताएं अली भाई, ये पीटीआई की तरफ से एक ऐलान हुआ गोल मेज कॉन्फ्रेंस के हवाले से। असद कैसर साहब ने अपने एक इंटरव्यू में इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी इस गोल मेज कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होना चाहिए, वो भी होंगे इस गोल मेज कॉन्फ्रेंस का हिस्सा। चले, मौलाना साहब की बात तो बहुत दूर रह गई, ये तो वो कॉन्फ्रेंस ही नहीं हुई। नहीं, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन ज़ाहिर है एक बड़ी मूवमेंट जो है वो जान जोखों का काम है। मैं तो अप्रिशिएट करूंगा असद कैसर साहब, साबिक स्पीकर साहब जो हैं वो अपनी जान लड़ा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की मूवमेंट है उसको वो कामयाब कर सकें। ज़ाहिर है आसान काम नहीं है बड़ी जमातों को साथ लेके चलना, लेकिन उनकी एक दो तीन मुलाकातें जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब से हुई हैं, अच्छी हुई हैं। वैसे एक बेहतरी हुई है इन मुलाकातों का कि हमारे स्टेज से उनके खिलाफ कोई गलत नारा लगता था, वो अब इंशाल्लाह नहीं लगेगा। और उन्होंने बिल आखिर इमरान खान साहब की 27-28 साल की सियासत के बाद इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट कहने को उन्होंने सियासी बयान करार दिया, जो मुख्तलिफ में वो खबर आई और बिल आखिर उन्होंने मुसलमान तस्लीम कर लिया। तो ये भी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की सियासत की कि दो बड़ी जमातें जिनमें बड़े तल्ख हालात गुजरे हैं, अब वो सियासत में आगे जा रहे हैं। सियासत में तलखियां कम होनी चाहिए, हुई हैं दोनों जमातों में, मैं इसको खुशाइन समझता हूँ। लेकिन कल की जो मुलाकातें हैं उसमें इत्तेहाद पर भी इत्तेफाक नहीं हुआ मौलाना साहब के साथ, इसकी क्या वजह है? मैं तो मुलाकात में नहीं था, ज्यादा डिटेल का मुझे इल्म नहीं है, लेकिन अच्छी मुलाकात हुई है और एक दूसरे से ताउन पे उन्होंने बात की है और एक दूसरे के साथ आगे चलने पे भी उन्होंने बात हुई है। ज़ाहिर हो सकता है कुछ वक्त हो एक मुश्तरका एलामिया जारी करने में, लेकिन एक अच्छी मुलाकात हुई है और एक दूसरे के मौक़िफ़ को सुना भी गया है और उसके एक दूसरे के साथ इस नुक्ते पे सपोर्ट की भी मेरे ख्याल में बात हुई है कि धांधली के खिलाफ इमरान खान साहब का तहरीक इंसाफ का, तो फजलुर रहमान साहब भी धांधली के खिलाफ हैं। ये भी अच्छी बात है कि फजलुर रहमान साहब धांधली के खिलाफ। लेकिन ये गोल बेस कॉन्फ्रेंस जो होनी थी वो नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, ये वजह नहीं बताई आपने? मेरे ख्याल में उस पर बेहतर है कि साबिक स्पीकर असद कैसर साहब जवाब दे पाएं, क्योंकि वो उन मुज़ाकरात को लीड कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने जमात इस्लामी को भी दावत दी थी इत्तेहाद के हवाले से, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ शामिल होने से इनकार किया है जमात इस्लामी ने। देखते हैं आगे क्या मामलात होते हैं। जमात इस्लामी एक नजरियाती जमात है, उसूलों पे चलने वाले लोग हैं, हमारे साथ माजी में चले भी हैं। सूबे में 5 साल हमारी उनकी मुश्तरका एक कामयाब हुकूमत चली है। मैं तो तवक्को रखता हूँ, क्योंकि मुनव्वर हसन साहब के बाद सराज साहब ने जिस तरह जमात को चलाया और अब हाफिज नईम रहमान साहब की उन्होंने तो अपनी इज्जत बढ़ाई है, जो उन्होंने एक खैरात में दी जाने वाली सीट को वापस किया, बड़ा हाई मॉरल ग्राउंड लिया कि मैं फॉर्म 47 पे जीतना नहीं चाहता, अगर मेरी हल्के की आवाम ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया है तो मैं क्यों उनके वोट बैंक पे डाका डालूं। बिल्कुल ठीक। अच्छा अली भाई, कल SIFC का इजलास होना है, इस इजलास के हवाले से पहले इत्तलात थी, पहले खबरें ये आ रही थी कि वज़ीर आला KPK को इसमें मदऊ नहीं किया गया है और अब इत्तलात ये है कि अली अमीन गड्ढापुर साहब को दावत दे दी गई है। कंफर्म कर सकेंगे आप इस बात को? कंफर्म तो अली अमीन करेंगे, लेकिन आज खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मेरी और रऊफ हसन साहब की और सरदार लतीफ़ खोसा साहब की और फिरदौस शमीम नकवी साहब की, हम लोगों की और शौकत बसरा साहब की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कल के वाक़े पे, जो हमारे ऑफिस पे उन्होंने जो धावा बोला है उस पे जो उन्होंने खतरनाक हमला रात को किया, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने SIFC वाली बात भी की कि बड़ी अचंभे की बात है कि जो सूबा फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस है पाकिस्तान के दिफा का और दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर है और सबसे ज्यादा सपोर्ट जिसको चाहिए, उस सूबे के वजीर आला को आप SIFC में नहीं बुला रहे। देखिए अभी बुला रहे हैं या नहीं बुला रहे, पहले जो इन्विटेशन नहीं गई, बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इस्लामाबाद से
पेशावर को अच्छा मैसेज, हालांकि पख्तून तो पाकिस्तान के लिए अपना खून देते हैं, दिया है, आइंदा भी देंगे। चलें ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़े। ये बताइए, खैबर पख्तूनख्वा ने आज सूबे का अपना बजट पेश कर दिया। अब ये पहली बार हो रहा है ऐसा कि विफाक के बजट से पहले सूबे का बजट आ गया है। हालांकि होता ये है कि जो सूबाई बजट होता है वो विफाक से आने वाले महसूलात को देखते हुए फिर बनाया जाता है और फिर उन्हीं तखमीनों पर बजट एलोकेशन होती है। क्या वजह है इसकी, पहले ही बजट पेश कर दिया गया? अली साहब देखिए, अली अमीन खान काम करते हैं, उनके पास टाइम नहीं है मुख्तलिफ किस्म की वर्दियां पहन के वैसे ही टिक का। काम वाला आदमी है, काम करता है, इसलिए जल्द बजट पेश कर रहा है। लेकिन बात यह है ना कि इस बजट में कोई खास प्रोग्राम भी नहीं है, कोई स्कीम मुतारिफ नहीं करवाई गई है। हुकूमत तो इस बजट को IMF के खिलाफ साजिश भी कह रही है। सर, अली अमीन खान का फोकस खैबर पख्तूनख्वा के गरीब अवाम है, खासकर उनकी हेल्थ और एजुकेशन है। जो हेल्थ कार्ड बंद किया गया था वो उन्होंने जारी किया है। मैं स्पेशल अप्रिसिएशन भी करता हूं और उनको थैंक्स भी करता हूं, क्योंकि आपको या मुझे शायद पता नहीं है, लेकिन जिसके घर में बूढ़ी माँ हो या बुजुर्ग वालिद हों या छोटे बच्चे हों और वो दिहाड़ीदार हो और उस पे कैंसर का खुदा न खास्ता या उस पे हार्ट अटैक का और या उस पे लिवर या लंग्स का कोई इशू ऐसा आता है या ऑपरेशन का, जो 1000 या 700 का दिहाड़ीदार बेचारा कहां से पे करता है, उसको जब आप 7 लाख या 10 लाख या 5 लाख के करीब हेल्थ कार्ड देते हैं, आप उसको सिर्फ उसको नहीं, उसके पूरे खानदान को नई जिंदगी देते हैं। इसी तरह एजुकेशन पे उनका फोकस है, पुलिसिंग को बेहतर करना और खासकर सोशल रिफॉर्म्स और सोशल वेलफेयर। जो इमरान खान साहब के दौर में जो इंसाफ कार्ड था और उनका जो सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क था, जो डॉक्टर निश्तर साहिबा के नीचे चलता था, उस सिस्टम को दोबारा रिवाइव करना ताकि गरीबों को सपोर्ट किया जाए, उनको पैरों पे खड़ा किया जाए। खासकर मेरे से अली अमीन खान की एक डिस्कशन हुई कुछ दिन पहले और उनकी सोच को मैं सुन के बड़ा खुश हुआ। उन्होंने कहा कि मैं सपोर्ट तो करना चाहता हूं और कर भी रहा हूं, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि सिर्फ मैं एजुकेटेड लड़के और लड़कियों को पैसे ना दूं स्टाइपेंड्स के उस सूरत में, वो तो मैं दूंगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं स्किल बेस्ड स्कॉलरशिप्स दूं ताकि ये बच्चे खुद अपने पैरों पे खड़े होकर अपने छोटे छोटे बिजनेसेस स्टार्ट कर सकें। तो उस आदमी के पास एक विजन है और खान साहब का पुराना साथी है और मुश्किल हालात में कर रहा है काम। जब सब कुछ उसके खिलाफ चल रहा है, उसको पार्टी का प्रेशर भी लेना पड़ रहा है, क्योंकि पार्टी की तरफ से बहुत प्रेशर है कि इमरान खान साहब जेल में हैं और आप खैबर पख्तूनख्वा को लीड करके निकालें, और वो बार बार वफाक को मौका दे रहे हैं कि वो हालात को नॉर्मल करें, खैबर पख्तूनख्वा के महसूलात भी वापस करें और मामलात को उस नेच पे ना लेके जाएं कि पूरा आके एहतजाज में इस्लामाबाद में बैठ जाए, पुरअमन एहतजाज माइंडेड। बहुत शुक्रिया आपका। अली मोहम्मद खान साहब प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। विजन तो ये अच्छा है अली अमीन गंडापुर साहब का, लेकिन इस विजन की झलक बजट में नजर नहीं आ रही, इसी वजह से मैं आपसे सवाल पूछ रही थी। बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हुकूमती नुमाइंदे से बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। राना एहसान अफजल साहब कोऑर्डिनेटर टू PM है, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एहसान साहब, सबसे पहले ये फरमाइए सर, मुत्तहदा अरब इमारात ने पाकिस्तान में $10 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया है। किन शोबों में होगी ये सरमायाकारी और कब से आगाज़ होगा इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ये कहा है कि $10 बिलियन उन्होंने मुख्तस किए हैं पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए, और ऑलरेडी UAE के साथ जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर बातचीत जारी है, जिसके अंदर एक बैंक भी है, विमेन बैंक है, फिर उसके अलावा पावर सेक्टर के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर उन्होंने इंटरेस्ट शो किया हुआ है। अब वहाँ चीज़ें फाइनलाइज हो रही हैं और जैसे ही ये चीज़ें फाइनलाइज होंगी तो वो जो उन्होंने ये $10 अरब मुख्तस किए हैं वो उन प्रोजेक्ट्स की तरफ जो है वो डायरेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस चीज़ की उन्होंने जो है इंटरेस्ट जो शो किया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, वो ये है कि $10 अरब खसूसी तौर पे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए
उन्होंने जो है इंश्योर किए, और अब जो हमारी रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं उनकी रेलेवेंट मिनिस्टर्स के साथ ऑलरेडी राब्ते में हैं। कोई मेरे ख्याल से जो हमने हमारी जो पोर्टफोलियो है पाकिस्तान का, जहां हम इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं, उसमें कम से कम 25 से 30 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। ये कितने अरसे में, ये कितने अरसे में होगी जो 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी है यूएई के साथ? जितनी जल्दी ये चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी कि किन एरियाज़ में वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, और ये अगर हम ये चीज़ें फाइनलाइज 1 साल में कर दें तो 1 साल में ये इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगी। अगर 2 साल का, ये देखें ये हमारे ऊपर भी है कि हम उन प्रोजेक्ट्स की प्री फिजिबिलिटीज़, उनकी स्टडीज़ मुकम्मल करके, और उनका जो है उन फिजिबिलिटीज़ के ऊपर और उन सारी चीज़ों के ऊपर एतमाद, और फिर वो आगे मामला बढ़ना शुरू हो जाएंगे। कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं इससे आगे हैं, वो फिजिबिलिटी के फेज से आगे निकल चुके हैं कुछ, लेकिन इनकी जो बाकायदा अनाउंसमेंट है वो तब होगी जब ये एग्रीमेंट साइन हो जाएंगे। सही। अच्छा, ये 10 अरब डॉलर्स यूएई के साथ मामलात हो रहे हैं, इसके अलावा चीन से भी 10 अरब डॉलर्स की बात हो रही है, सऊदी अरब से 5 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी की बात हो रही है। इस हवाले से क्या चीज़ें फाइनलाइज हुई हैं? क्योंकि हमने देखा है हाल ही में सऊदीया से भी वफूद आए पाकिस्तान, फिर वज़ीर आज़म ख़ुद भी गए, अब चाइना का भी विज़िट करने जा रहे हैं, तो क्या चीज़ें फाइनलाइज हुई हैं? देखें, जो चीज़ इसमें, एक चीज़ जो बड़ी क्लियर है वो ये है कि दुनिया जो है पाकिस्तान के ऊपर एतमाद कर रही है सरमायाकारी के लिए। दुनिया जो है वो समझती है कि पाकिस्तान में वो पोटेंशियल है कि इसके अंदर इन्वेस्ट किया जाए, और इस हुकूमत पे और मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत को के ऊपर वो एतमाद दिखा रही हैं। देखें, सऊदी इन्वेस्टमेंट जो है ये तो G2G के अंदर पहले फ़ेज़ के अंदर $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उनके साथ सिर्फ ये इस हद तक नहीं है, ये एक स्ट्रेटिजिक इकोनॉमिक अलायंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और इसके अंदर आप जल्द देखेंगे कि जब ये प्रोजेक्ट्स फाइनलाइज हो जाते हैं $5 बिलियन के, तो MBS का भी विज़िट, जो क्राउन प्रिंस हैं और वज़ीर आज़म हैं सऊदी अरेबिया के, उनके विज़िट जो है वो भी फिर उसकी हतमी जो है वो डेट आ जाएगी। देखें, चाइना के साथ तो ऑलरेडी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। राना साहब, उससे पहले नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा ये बता चुके कि उन्होंने मई में विज़िट करना है। ख़बरें भी आई कि उनका विज़िट है, ड्यू है, लेकिन वो आए नहीं पाकिस्तान अभी तक। तो ना आने की अभी तक वजह नहीं, देखें उसकी एक बुनियादी, देखें उसकी एक तो हुकूमत ने कोई डेट हतमी अनाउंस नहीं की थी, हमें एक प्रिलिमिनरी डेट मिली थी, लेकिन उसके अंदर ये तय पाया कि अब जो उनका विज़िट होगा वो खाली अनाउंसमेंट्स नहीं होंगे, वो शुरुआत होगी सरमायाकारी के। उनके विज़िट के साथ ही जो प्रोजेक्ट्स फाइनलाइज होने जा रहे हैं उनके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। तो ये तैयारी जो है उससे पहले वर्किंग मुकम्मल हो रही है, और उनके साथ राब्ते में है हमारी जो मुख्तलिफ वजारतें हैं, जिसमें मुसद्दिक मलिक साहब फोकल पर्सन हैं सऊदी इन्वेस्टमेंट के लिए, और इसी तरह जान कमाल साहब फोकल पर्सन हैं UAE के इन्वेस्टमेंट के लिए, फोकल मिनिस्टर हैं। तो ये दोनों जो हैं वो अपनी वर्किंग जारी रखे हुए हैं, और जैसी चीज़ें ये फाइनल होती हैं तो ये अनाउंसमेंट्स और एग्रीमेंट्स जो हैं वो आपको नज़र आ जाएगी। जहाँ तक चाइना की बात है, देखें चाइना तो ऑलरेडी यहाँ विजिट हो जाएगा। जी, आप चाइना वाली बात कंप्लीट कर लें। हाँ जी, चाइना के ऊपर देखें, बात ये, चाइना तो ऑलरेडी हम लोग एक जो पहला फेज़ था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, जिसमें रोड नेटवर्क था, जिसके अंदर पावर प्रोजेक्ट्स थे, वो तो हमने काफ़ी 90% हम 2018 तक मुकम्मल कर गए थे। फिर उसका सेकंड फेज़ जो था वो ये था कि आपके जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उसके अंदर B2B सरमायाकारी होती, बिजनेसेस आके वहाँ। अच्छा, यानी जो चाइना से इन्वेस्टमेंट आने की बात हो रही है राना साहब, वो बेसिकली CPEC का फेज़ 2 है, उसके तहत आनी है वो इन्वेस्टमेंट। CPEC का फेज़ 2 B2B था, बिजनेस टू बिजनेस था, कि चाइनीज़ इन्वेस्टर्स ने आपकी स्टेट ओन्ड ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उसके अंदर उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी थी, जो नहीं हुई, PTI के दौर में रुक गई, उसके अंदर कोई आपको मूवमेंट नहीं नज़र आई। तो बिल्कुल ये जो अभी विज़िट है प्राइम मिनिस्टर का, जिसके अंदर वो ना सिर्फ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिलेंगे बल्कि उनकी जो और दीगर आला क़यादत है उनसे एक डिटेल्ड मुलाकातें उनकी होंगी, और इसके अंदर बहुत सारे MOUs जो पेंडिंग थे वो भी होंगे, और फेज़ 2 के हवाले से भी प्रोजेक्ट्स होंगे, और फेज़ 1 के हवाले से भी इंफ्रास्ट्रक्चर के भी जो कुछ प्रोजेक्ट्स रह गए थे उन पे भी हमें लग रहा है कि एक हतमी एग्रीमेंट जो है वो हो जाएगी।
और जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये मुझे ज़रा कंफर्म कीजिएगा, आज द न्यूज़ की खबर है जिसमें कहा गया है कि बैरिक गोल्ड के इनकार के बाद पाकिस्तान रेकॉर्डिंग में अपने 15% हिस्सेस सऊदी अरब को फ़रोख्त करेगा। अगर ऐसा है तो फिर तो पाकिस्तान अक़लियती हिस्सेदार बन जाएगा और 65% शेयर्स जो हैं वो दूसरों के हिस्से में चले जाएंगे। कंफर्म कीजिएगा ज़रा इस बात को। ये देखें, बात ये है कि जो 25% शेयर हैं वो गालिबन वफाकी हुकूमत के हैं और सूबों के पास उनके अपने शेयर हैं। हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अगर ये इन्वेस्टमेंट हम खुद कर सकें तो बिल्कुल हमें उसके साथ जाना चाहिए, लेकिन अगर हम नहीं कर सकते तो कुछ शेयर हम जो हैं वो हम जो है वो प्राइवेट सेक्टर को या किसी सरमायाकारी जो करना चाहता है पाकिस्तान में उनको ऑफ़र कर सकते हैं। लेकिन हमारे उसके बावजूद जो सूबों के शेयर होंगे वो बलूचिस्तान के वो उन्हीं के पास होंगे और वफाक के पास भी एक % ऑफ शेयर होंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक चॉइस है और ये चॉइस ये है कि आप खुद सरमायाकारी कर लें, और अगर आप खुद नहीं कर सकते तो फिर आपको जो है वो सरमायाकारी रेज़ करनी है। दुरुस्त है कि वो जो 25% मरकज का है, विफाक का जो हिस्सा है, उसमें से 15% जो है वो सऊदी अरब को फरोख्त किए जा रहे हैं। देखिए, वो कितने % सऊदीज़ लेते हैं या कोई और मुल्क लेता है, ये तो जब वक्त आएगा तो तब पता चलेगा। लेकिन बिल्कुल हम चाह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो और इसके अंदर देखें, कोई बात ये है कि आपकी अगर वो माइनिंग शुरू हो जाती है तो उसके अंदर आपके बहुत सारे उसके दीगर पेरिफरी में बिजनेसेस हैं जो स्टार्ट हो जाते हैं। आपका रेल का नेटवर्क है, आपका पोर्ट है, आपके माइनिंग का एक टेक्नोलॉजी आ जाती है। रिकोडेक एक प्रोजेक्ट है, उसके साथ आपके दरवाजे खुल जाते हैं कि और दीगर कंपनीज माइनिंग के लिए आ सकती हैं। पाकिस्तान में एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। डेफिनेटली आप जब इंटरनेशनल सरमायाकारी वेलकम करते हैं तो आप टैक्स कलेक्ट करते हैं उनकी सर्विसेज के ऊपर। तो ये कहना कि हम माइनॉरिटी बन जाएंगे या हम अपना कोई गिव अप करें, ये शेयर लेता है उसके साथ मुआहदा क्या होगा? देखिए, एक और बात बड़ी जो अहम है, जब आप देखें जब आप शेयर बेचते हैं, कोई शेयर आप बेचने जा रहे होते हैं तो उसकी वैल्यू पे आप बेचते हैं ना, आप उसको कोई मुफ्त तो नहीं दे रहे, उसकी वैल्यू लगती है और वो वैल्यू इस बेसिस पे होती है कि इस प्रोजेक्ट की नेट वर्थ क्या है या उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, उसका तखमीना करते हुए आप सेल करते हैं। तो ऐसा नहीं है। और माइनिंग के अंदर आपके जहाँ अश्योरिटी होती है वहाँ अश्योरिटी नहीं भी होती कि ये कितने रिजर्व्स हैं या कितने नहीं हैं। तो इसमें ये नहीं है कि आप अपने शेयर बेच रहे हैं तो आप कोई अपना गिव अप कर रहे हैं, आप उसके एवज अपनी उसकी जो असल वैल्यू है वो भी आप ले रहे होते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू सिस्टम के तहत। ठीक, सही। IMF का वक्त नए कर्ज प्रोग्राम के हवाले से इस पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान में मौजूद था। आज एलामिया आया उनकी तरफ से कि मुस्बत पेशरफ्त हुई है, लेकिन मुआहदा नहीं हो सका। क्यों? नहीं, देखिए, मुआहदा होना भी नहीं था। मुआहदे स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से पहले बहुत सारे और फेजेस होते हैं। अभी उनसे बड़े अच्छे नोट के ऊपर बातचीत हुई और जो बजट के मामलात हैं उनसे डिस्कस हुए और अभी उनकी तरफ से MEFP का डॉक्यूमेंट जो है वो आ गया है। अब हम अपना जो उसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू है वो हम देंगे और अगर वहाँ बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप हो गई तो MEFP साइन हो जाएगा। उसके बाद जब ये बजट अनाउंस हो जाएगा उसके फौरी बाद जो है हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा इस दफ़ा बजट आ रहा है वो कोई IMF की डिक्टेशन से नहीं आ रहा। ये बजट जो है उसमें जो होम ग्रोन प्लान है हमारा अपना, जो हम समझते हैं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो इस मुल्क के मुख्तलिफ सेक्टर्स को जिनकी ज़रूरत है वो हमने खुद सामने रखा और उसके अंदर एग्रीमेंट थी IMF की भी थी। तो हमने इस मुल्क को जो है किसी के कहने पे ठीक नहीं करना या इस मुल्क में रिफॉर्म एजेंडा किसी के कहने पे नहीं लाना। हम खुद समझते हैं कि हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और हम वो करने जा रहे हैं। अच्छा, IMF की शर्त थी ना कि जो भी कुछ तय हो उनसे पहले वो बजट में पेश किया जाए, उसके बाद मुआहदा होगा। देखें, जब आप बजट से पहले अगर आप MEFP साइन कर लेते हैं
तो आपकी जो ब्रॉड शराइत हैं या जो ओवरऑल जो मेन जुज़ हैं आप उन पे एग्री कर लेते हैं, तो इसका यही मतलब है कि आप ऑलरेडी एक तरीके से आपने एक एग्रीमेंट कर ली मुख्तलिफ नुकात के ऊपर जो आप समझते हैं आपने कोई रिफॉर्म्स करनी हैं या कोई टारगेट्स हैं, तो वो तो MEFP जब डॉक्यूमेंट आ जाता है और आप उससे एग्री कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक मुआहदे की तरफ बढ़ चुके हैं और आप जो मामलात हैं वो तय पा चुके हैं। राना साहब बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मुआहदा बाद में इसलिए साइन होगा क्योंकि ये IMF की शर्त थी ना कि पहले बजट में पेश किया जाए। देखें, हाँ डेफिनेटली बजट जो है वो उनकी मुशावरत के साथ बनाया गया है, आप ठीक कह रही हैं, उनकी मुशावरत के साथ तय सर ये बताइए होएगा। बिल्कुल ऑल राइट मुझे बताइए SIFC का एपेक्स कमेटी का इजलास होना है कल, और वफाक ने पहले वज़ीर आला KPK को इस पर दावत नहीं दी, फिर सूबाई हुकूमत ने एहतजाज किया, फिर गवर्नर भी इसमें इन्वॉल्व हुए, उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब को इन्वाइट किया गया इस इजलास के लिए। क्यों नहीं बुलाया गया था पहले, वजह? सबसे पहले तो ये गलत खबर है कि उनको KPK के चीफ मिनिस्टर को नहीं बुलाया गया, जो कल गालबन या तो अब मुझे याद नहीं है ये कल था या परसों जो SIFC की मीटिंग बुलाई गई थी वो एपेक्स कमेटी की नहीं थी, वो उससे जो लोअर कमेटी थी उसकी थी। उसके अंदर किसी चीफ मिनिस्टर ने जो है वो पार्टिसिपेट नहीं किया था और ना प्राइम मिनिस्टर ने किया था। ये सब लोग एपेक्स कमेटी के मेंबर हैं और इसकी मीटिंग जो है वो कल है, और कल जितने चारों सूबाई जो वज़रा आला है उनको बुलाया गया है, तो ये बिल्कुल गलत प्रोपोगंडा है कि KPK के CM को नहीं बुलाया गया। और ये बदकिस्मती है कि एक जमात जो है वो प्रोपोगंडा करने से हटती ही नहीं है, यानी कि किसी चीज़ में हकीकत हो या ना हो वो अपने एजेंडे में है कि इस मुल्क के अंदर जो है हमने पॉलिटिकल इस्तेहकाम या जरा प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा, यानी ये दावत आज नहीं गई है, जब ये मीटिंग प्लान हुई कि एपेक्स कमेटी का जो इजलास होना है वो कल होना है, तो उसी वक्त ही ये तय था कि इनकी शिरकत भी यकीनी है और गवर्नर KPK की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनकी मुशावरत के बाद होना ये नहीं है कुछ भी। वो एपेक्स कमेटी के परमानेंट मेंबर हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि एपेक्स कमेटी होगी तो इन परमानेंट मेंबर्स को देखा जाएगा कि बुलाना है या नहीं बुलाना, ये परमानेंट मेंबर्स हैं। तो इसके ऊपर सियासत करना तो नहायत ही मैं समझता हूँ कि अफसोसनाक अमल है PTI की तरफ से। नहीं तो फिर राना साहब इट मीन्स कि ये खबर भी गलत है ना कि गवर्नर साहब की इन्वॉल्वमेंट के बाद फिर उनको दावत दी गई, गवर्नर KPK की इन्वॉल्वमेंट के बाद। देखें, मैं तो आपको बता रहा हूँ ये परमानेंट मेंबर है, ये ऑप्शन ही नहीं है कि एपेक्स कमेटी जो है वो एक वज़ीर आला को बुला ले या दूसरे को ना बुलाए या दो को बुला ले या तीसरे को ना बुलाए। वो जो इजलास जिसका कह रहे थे कि उनको नहीं बुलाया गया, सवाल तो ये पूछने था कि कोई सूबाई वज़ीर आला कोई गया था कि किसी ने मीटिंग अटेंड की थी कल या परसों? किसी ने भी नहीं अटेंड की थी। ठीक सही। सर, पंजाब कैबिनेट ने बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दी है, क्या एक्शन होगा? देखिए, ये तो पंजाब के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन कोई भी अगर एक्शन हुआ वो कानून और आइन के मुताबिक होना चाहिए। इसके अंदर जो है किसी की कोई मर्ज़ी या किसी की ख्वाहिशात के मुताबिक तो नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने कानून तोड़ा है या कोई उसके ख़िलाफ़ कोई एविडेंस है या कोई केस है तो वो आइन कानून के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राना एहसान में साथ मौजूद थे। प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन बात करेंगे, हमको ना मिल सका तो फ़कत एक सुकून दिल ए ज़िंदगी वगरना ज़माने में क्या ना था। आज़ाद अंसारी का ये शेर तो शायद किसी और पैराए में लिखा हुआ है, लेकिन भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान से मोहब्बत पर भी ये शेर भरपूर फिट बैठता है। जी हाँ, मोदी की पाकिस्तान से मोहब्बत, ये बात बड़ी हैरानी की है, लेकिन सच यही है। नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान का जिक्र किए बिना सुकून नहीं आता। मोदी की कोई बात, कोई तकरीर, चाहे कोई भी खिताब हो, उसमें पाकिस्तान का जिक्र ना हो, ये मुमकिन नहीं है। ये मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है कि मोदी को ज़माने में पाकिस्तान के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है। पाकिस्तान ही तो है जिसने मोदी का सुकून और चैन छीन रखा है। आजकल भारत में आम इंतखाबात हो रहे हैं, इस दौरान नरेंद्र मोदी अपनी आवाम के सामने अपनी हुकूमत की कारकर्दगी से ज़्यादा जो तस्करा कर रहे हैं इंसान है,
अपोजिशन जमातों पर तनकीद के तीर बरसाना हो तो भी मोदी की ज़बान पाकिस्तान पाकिस्तान का नाम जपते थकती नहीं है। तो जनाब मोदी ये सारी बातें इस वक्त इलेक्शन जीतने के लिए कर रहे हैं, अपनी ही आवाम को बेवकूफ़ बनाकर फिर से इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। लेकिन इलेक्शन के शोर शराबे में बड़ी बड़ी बातें करने वाले नरेंद्र मोदी शायद ये बात भूल गए हैं कि एक चीज़ माजी भी होता है जो आपको आप ही का झूठ हाल में आपके मुंह पर दे मारता है। अब जैसा कि नरेंद्र मोदी ने ये दावा किया कि जब वो लाहौर आए थे तो किस तरह बिना वीज़ा के धड़ल्ले से आए थे, लेकिन यही मोदी माजी में इस दौरे से मुतालिक क्या कहते थे, वो पहले घबरा गए थे। हर हरबा आजमा कर इलेक्शन जीतने की धुन में बदमस्त हुए नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े दावों को मजीद ज़रा आईना दिखाते हैं। पंजाब में इंतखाबी जलसे के दौरान मोदी करतारपुर के हवाले से बड़ी बड़ी बातें करके पंजाब के अवाम के मजहबी जज्बात से खेलकर अपने जराइम के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में शिकस्त के डर से मोदी सच से भाग रहे हैं, लेकिन सिखों के खिलाफ मोदी सरकार की घिनौनी कार्रवाइयों का सच खुद सामने आकर मोदी सरकार का घिनौना चेहरा बेनकाब कर रहा है। मोदी के 10 साल दौर में इंडिया में मजहबी तशद्दुद और फसादात के हज़ारों वाक़यात में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के साथ साथ सिखों का भी बड़ा जानी और माली नुकसान हुआ है। मोदी के दौर में ही सिख अलहदगी पसंद खालिस्तान तहरीक ने भारत ही नहीं दुनिया भर में भी ज़ोर पकड़ा। सिर्फ गुज़िश्ता साल खालिस्तान के लिए 23 ममालिक में 35 से ज़ायद मुजाहरे हुए। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, बरतानिया समेत कई ममालिक में सिख बिरादरी ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मोदी ने करतारपुर पर मुतनाज़ बयान देकर सिखों की नस्ल कुशी छुपाने की भी कोशिश की, लेकिन हक़ाइक़ मोदी के झूठ का पोल खुद खोल रहे हैं। गुज़िश्ता साल अमरीका ने सिख रहनुमा के ख़िलाफ़ कत्ल की साजिश में मोदी सरकार के एहलकार के मुलव्विस होने का इल्ज़ाम लगाया। अमरीकी जरीद इंटरसेप्ट ने 2023 में सिखों के कत्ल में मोदी के इंडिया के मुलव्विस होने के सबूत पेश करते हुए भारतीय वजारत ख़ारजा के शिमाली अमरीका में भारतीय कौंसल खानों के जारी मेमो पेश किए, जिनमें इंडियन वजारत ख़ारजा ने सिख रहनुमाओं के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन के आगाज़ की हिदायत की थी। अप्रैल 2023 में भारतीय कौंसल खानों को भेजे गए मेमो के 2 माह बाद जून में हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा में कत्ल किया गया, जिसके बाद खुद कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कनाडा की सरजमीन पर भारतीय दहशतगर्दी का न सिर्फ इल्ज़ाम मोदी पर लगाया, बल्कि गुज़िश्ता दिनों कनाडा में इस कत्ल के इल्ज़ाम में भारतीय शहरियों को गिरफ्तार भी किया गया। सिर्फ यही नहीं हुआ, दुनिया के सबसे खुसूसी इंटेलिजेंस शेयरिंग क्लब फाइव आइज़ ने भी अमरीका और कनाडा में मोदी सरकार की दहशतगर्द कार्रवाइयों की तस्दीक की है। 2019 में किसान एहतजाज के दौरान मोदी सरकार ने हज़ारों सिखों को जेल में डाला। मोदी से परेशान हज़ारों किसानों ने खुदकुशी की। उस वक्त मोदी सिर्फ अपने बयानात के पीछे अपना खून आलूद चेहरा छुपाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। बस आखिर में मोदी जी को कहना चाहूँगी कि अगर आप इस वक्त तो यकीनन आलमे इंसानियत एक बुराई से पाक हो चुकी होती। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।